जय हिंद दोस्तों। ओम साई क्लासेस फॉर वनडे एग्ज़ाम्स की तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे और काफ़ी सारी उसमें हम लोगों ने चैप्टर फिनिश किए हैं, काफ़ी सारे पार्ट। और अभी हम लोग इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मगध साम्राज्य को। आज हम लोग पढ़ेंगे जो मौर्योत्तर काल होता है हमारा, वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे जो कुछ आक्रमण हुए हमारे भारत पर, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। जो दो आक्रमण बेसिकली हुए थे, एक ईरानी आक्रमण और दूसरा यूनानी आक्रमण, इन दोनों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और आने वाली अगली वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में विधिवतपूर्ण पढ़ेंगे हम। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जो दो आक्रमण हुए थे हमारे भारत पर, पहला ईरानी आक्रमण और दूसरा यूनानी आक्रमण, आइए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आक्रमण किसने किया था भारत पर? तो पहला जो आक्रमण था वो ईरानियों ने किया था। और ये किसने किया था? प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। प्रथम विदेशी आक्रमण किसके? ईरानियों के द्वारा। और कौन सा एक वंश था वहाँ पे? हखमनी वंश। उसने ही, हखमनी वंश था ईरान में, उसने सबसे पहले हखमनी वंश, और उस वहाँ का उस टाइम पे शासक जो था साइरस द्वितीय हखमनी वंश का, उसने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। तो द्वितीय आक्रमण किसने किया था दोस्तों? डेरियस प्रथम ने। इसको दारा प्रथम के नाम से भी इतिहास में जानते हैं दोस्तों। और इसका जो आक्रमण था, ये सफल प्रयास इसी का था, डेरियस प्रथम का। और इसको दारा प्रथम के नाम से भी इतिहास में हम लोग इसको जानते हैं। 516 बीसी में भारत के पश्चिमी सीमा गांधार प्रदेश को इसने जीत लिया था और अपने नियंत्रण क्षेत्र में स्थापित कर लिया था दोस्तों। इसने क्या किया था? 516 बीसी में भारत के पश्चिमी सीमा गांधार प्रदेश को जीत लिया था इसने और अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया था दोस्तों। इसके बाद जो है, जो कला और संस्कृति की बात करें तो ईरानियों की अपने भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उनकी कला और संस्कृति का। तो दोस्तों, ईरानियों की एक लिपि थी जिसे अरमाइक लिपि के नाम से जानते हैं, और भारत में इसका बहुत प्रभाव पड़ा। और भारत में एक नई लिपि का जन्म हुआ जिसे खरोष्ठी लिपि के नाम से खरोष्ठी लिपि और अरमाइक लिपि, ये तीनों लिपियाँ अशोक के शिलालेख में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे तीनों नहीं लिखी हुई हैं, मैं मेंशन कर दूंगी इसमें। खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और अरमाइक लिपि, ये तीनों लिपि अशोक के शिलालेख में देखने को मिलता है। चलिए फिर हम लोग दोस्तों दूसरी जो यूनानी आक्रमण था उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। यूनानी आक्रमण, इसको सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं कोई भी एग्ज़ाम्स हो। तो आइए आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। फिलिप जो था वो सिकंदर का पिता था। फिलिप कौन था? सिकंदर का पिता था। इसने 359 बीसी में मकदूनिया का शासक बना और इसकी मृत्यु भी हो गई थी 329 बीसी में। ये इसकी हत्या कर दी गई थी, मारा गया। उसके बाद 329 बीसी में मकदूनिया का शासक कौन बना था? सिकंदर बना था, मकदूनिया का शासक। उसके बाद, और सिकंदर के गुरु कौन थे दोस्तों? अरस्तु थे सिकंदर के गुरु। और 326 बीसी में भारत में आक्रमण के लिए निकल गया था दोस्तों। जो सिकंदर था वो भारत में आक्रमण के लिए कब निकला था? 326 बीसी में भारत में आक्रमण के लिए निकल पड़ा था। और जो इसकी भेंट हुई किससे? राजा आम्भी से भेंट हुई इसकी, और उनका सामना करना पड़ा। राजा आम्भी ने तो आत्मसमर्पण कर दिया था और आगे के अभियान के लिए सिकंदर का वो सहयोग करने लगे थे, क्योंकि उनको ये अनुभव हो गया था या आभास हो गया था कि वो नहीं जीत पाएंगे सिकंदर से, इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो आगे के अभियान के लिए वो सहयोग करने लगे। पंजाब का शासक पोरस ने सिकंदर का सामना किया।
परंतु पराजित हो गया। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से युद्ध तो लड़ा था, लेकिन सिकंदर से क्या, वो पराजित हो गया था। और 325 बीसी में सिकंदर की सेना भारत से वापस चली गई, क्योंकि उनको जो पोरस था इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से युद्ध लड़ा था। तो सिकंदर को कहीं ना कहीं ये आभास हो गया था कि अगर जब ये पंजाब का जो राजा है वो इतना शक्तिशाली है और इतने अच्छे तरीके से मुझसे युद्ध लड़ा है, तो आगे तो जो मगध साम्राज्य है वो बहुत ही बड़े उसमें बहुत बड़ा विस्तार में फैला हुआ है मगध साम्राज्य, वहाँ मैं कैसे जीत पाऊँगा। तो सिकंदर की सेना तो वापस जाने लगी और सिकंदर को भी यही लगा कि हमें वापस चले जाना चाहिए। और वो सिकंदर की सेना क्या हुई, वहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि झेलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो पोरस और सिकंदर के बीच झेलम का युद्ध हुआ था, क्योंकि ये जो पंजाब है ये झेलम नदी के किनारे है। यूनान में हाइडे स्पीच के नाम से संबोधित किया गया है, इसलिए इसको हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद 325 बीसी में सिकंदर की सेना भारत से वापस चली गई, क्योंकि इतने लंबे समय तक वो लोग युद्ध कर रहे थे, तो जो उनकी सेना थी वो भी काफ़ी थक गई होगी और काफ़ी लंबे समय से वो लोग युद्ध कर रहे थे। तो आगे जाने के लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर हताशा हुई कि आगे वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि पंजाब में उनकी ये हालत हो गई थी युद्ध लड़ते लड़ते। तो आगे तो इतना बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य, वहाँ कैसे ये लोग विजयी हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सिकंदर को भी लगा कि उसको वापस चले जाना चाहिए, तो सिकंदर भी वापस चला गया। लेकिन सिकंदर की जो सेना थी वो व्यास नदी के तट से वापस चली गई। तो वापस लौटने के क्रम में सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था। पहली तो एक जलीय सीमा से गई और दूसरी स्थल सीमा से गई। जो जलीय सीमा से गई थी उसका नेतृत्व जो निर्याकस कर रहा था और जो स्थल सीमा से गई उसका नेतृत्व सिकंदर खुद ही कर रहा था। उसके बाद 322 बीसी में 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। और इसका प्रभाव अपने भारत पर क्या क्या पड़ा। पहला तो ये सिकंदर ने भारत में 2 शहर बसाए। पहला निकैया और दूसरा बहुकेफला उसके घोड़े का नाम था दोस्तों। और दूसरा पश्चिमोत्तर भाग में कला विकसित हुई, जिसको गांधार कला के नाम से जानते हैं, आज भी बहुत फेमस है दोस्तों भारत। और तीसरा प्रभाव क्या पड़ा, भारत का एकीकरण, अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी सुधार, क्योंकि यूनानियों से संपर्क बढ़ा और व्यापार वाणिज्य जैसी प्रक्रियाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे जल्दी ही मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।